और एक बार फिर अम्बेटा चांद में जो हमारे बराबर में बैठे हुए ये एक जोड़ी है जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है पुआरका से। पुआरका भी ज़िला सहारनपुर में पड़ता है और दोनों आज भी 80 के दशक में एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमारे हाथों में जो ये डायरी है और कुछ उनकी पुरानी चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपनी पूरी दास्तान लिखी है, पूरी बायोग्राफी है इनकी अपनी। आज के ज़माने में लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, तो इसलिए हम गुरुजी की कुछ चीज़ों को आप तक शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरुजी का परिचय। सर, अपना नाम बताइए। रामानंद पुंडेर। कहाँ से रिटायर्ड हैं? मैं बता रहा हूँ, पुआरका ज़िला सहारनपुर से रिटायर हूँ। और क्या नाम 30 जून 2010 में मैं रिटायर हुआ हूँ। आप भी नाम बताओ। सुरेश देवी। तो बताइए, क्या आप यहाँ इस वक्त अकेले रहते हैं या बच्चे भी रहते हैं यहाँ पर? यहाँ से अकेली रहूँ। अच्छा, खाना वाना कैसे बनाते हो? बना लूँ, अपने आप ही बनाऊँ खुद ही। तो गुरुजी बताइए, सन 74 में आपका अपॉइंटमेंट हुआ पुआरका में, तो उस समय की क्या खूबसूरत यादें आपके पास हैं? क्या वो माहौल था, एटमॉस्फेयर, लोगों का नज़रिया, लोगों के अनुभव, कैसे आप यहाँ से वहाँ गए, तो वो सब बताइए। ग्राम पुआरका में लोग एक इंटर कॉलेज खोलना चाहते थे। इससे पहले वहाँ जनता रोड पर कोई भी हाई स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं था। केवल पुआरका में ही एक जूनियर हाई स्कूल था जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था। तो वहाँ के लोगों को मेरा नाम किसी ने बताया, तो 4 आदमी, उनके नाम बताऊँ क्या? जी बिल्कुल बताइए। हाँ वो 4 आदमी, साधु सिंह, मंगल सिंह, मेहर सिंह, पंडित बाबूराम, मुझे ग्राम अम्बेटा चांद लेने के लिए आए। वो मेरे भाई मंगल सिंह से मिले और उन्होंने कहा कि हम इसे ले जा रहे हैं। तो मेरे भाई मंगल सिंह ने कहा, ठीक है भाई, बिरादरिया गांव है, ईमानदारी से काम करना और इनके साथ चले जाओ। जो है, मैं वहाँ पर मई के महीने में, मई 73 में उस गांव में पहुंचा और वहाँ जाकर देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, खेत थे और उस खेत में केवल एक आम का पेड़ खड़ा हुआ था। आम के पेड़ पर वहाँ मेरा जो थैला और एक चद्दर में शायद ले गया था, आम के पेड़ पर उसको टांग दिया गया और एक तख्त मुझे दे दिया और वहाँ चप्पल डालने शुरू हुए। मैं कहीं भी किसी के यहाँ न खाना खाता था, न किसी के यहाँ रात को ठहरता था। उस जंगल में अकेला उस तख्त पर वहीं सोता था। उस समय जब हमने विद्यालय स्टार्ट किया, न कोई चपरासी था, न कोई चौकीदार था और मैं अकेला ही सारा वहाँ पर देखता रहता था। जब आप गए उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? मेरी शादी तो मैं 9वीं में पढ़ता था, उस समय हो गई थी। कितनी एज थी आपकी जब? उस समय मेरी एज रही होगी लगभग 16-17 के आसपास। आपकी क्या थी उस समय एज? मुझे तो पता। जी जी जी। अच्छा, जैसे 9वीं क्लास में पढ़ते थे, और वहाँ कौन सी क्लास पास थे जब आप पहुँचे? वहाँ मैंने एमए कर रखी थी ज्योग्राफी विषय से और 1973 में मैंने बीएड राजस्थान अजमेर जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से की थी। 1973 में तो आपका जो परिवार था उसमें इसका मतलब शिक्षा के प्रति जागरूकता थी उस समय बहुत? हमारे परिवार में शिक्षा के प्रति जागरूकता थी, लेकिन शिक्षा का माहौल नहीं था। गांव में, हमारे गांव में एक जूनियर, ये क्या नाम, हाई स्कूल था और प्राइमरी स्कूल था। और प्राइमरी स्कूल बिल्कुल कच्चे कोठों के अंदर चलता था और कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और नीचे
बैठने के लिए भी अपने घर से बोरी टाट लेकर जा करते थे और उस हमारे वारी पड़ा रहता था, उसी पर बैठ कर पढ़ते थे और गुरुजी उस समय पढ़ाते थे। और जब आप पढ़ते थे नीचे टाट पट्टी पे बैठ के, तो बच्चों में और अध्यापकों में किस तरह का समन्वय तालमेल हुआ करता था? उस समय अध्यापक जो गुरुजन थे वो बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे और जो बच्चे नहीं आते थे उस समय संख्या भी बहुत कम होती थी बच्चों के पढ़ने की, तो अगर कोई बच्चा नहीं आया तो खुद ही उसके घर पहुंचते थे और उन बच्चों को लेकर आते थे। और कहीं कहीं पर जो बच्चे स्कूल में होते थे क्लास के बच्चों को भेजकर उन बच्चों को बुलाया जाता था। अभी आपकी मैं डायरी देख रहा हूँ, इस डायरी में लिखा है कि 1983 की बात है ये। 1983 में भी षड्यंत्र हुआ करते थे, साजिशें हुआ करती थी, कॉन्स्पिरेसी हुआ करती थी। तो मैं नाम तो नहीं चाहूँगा, ये किस तरह की साजिश आपके खिलाफ हुई? पार्टीबाजी थी और उस पार्टीबाजी में कुछ लोग ऐसा चाहते थे, मैं वहाँ पर जो तरक्की करता था वो उनको तरक्की ये अच्छी नहीं लगती थी और मुझे वहाँ से वो भगाना चाहते थे, मेरा नुकसान भी करते थे, कभी कपड़े भी उठा लिया करते थे और तरह तरह के तंज भी कसा करते थे। तो तंज जो कसते थे वो किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, चूँकि बात 70 के 80 के दशक की चल रही है। एक बार मैं चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, वहाँ पर 3-4 आदमी बैठे हुए थे, तो मैंने भी वहाँ पर एक चाय बनवाई और मैंने पी और वहाँ पर जो बैठे हुए थे तो आपस में बात कर रहे थे कि ये अगर भाई ये आया जो है इस हेड मास्टर जो है ये चला होगा स्कूल, यहाँ बहुत सीधे बोलते थे आपके सामने? हाँ नहीं, जब मैं वहाँ से उठ कर चल दिया तो उस समय मेरे पीछे उन्होंने इस तरह की बात कही, मैं उनकी बात को सुनकर सीधा उनका कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। चाची आप ये बताइए, जैसे उस समय बड़े संघर्षपूर्ण दिन थे, सैलरी कम हुआ करती थी, हालात बड़े अजीब व गरीब थे, तो आप मास्टर जी के साथ वहीं रहते थे या अकेले ही रहते थे? बताइए। 4 साल ही रही। आप बताओ, कोई बात नहीं बता रहे। जी आप बताइए। ये तब तो मैं परिवार में अकेला ही रहता था वहाँ पर और 74 से लेकर 1982 तक मैंने कोई सैलरी नहीं ली और अपना परिवार मैंने ये गांव में ही छोड़ रखा था। और 1982 74 से 1982 कोई पैसा आपने नहीं लिया? मैंने कोई पैसा नहीं लिया। जो लिया नहीं या उन्होंने दिया नहीं? नहीं, मैंने लिया ही नहीं। जो लोग मुझे लेकर गए थे उन्होंने बिल्कुल मुझे सौंप दिया था, जी आपको ही चलाना है, आपको करना है। और जो थोड़ी बहुत फीस आती थी, 3-4 अध्यापक थे वो आपस में बैठ लिया करते थे और मैं सहारनपुर तक भी अगर दफ्तर जाता था तो पैदल ही चला जाता था और पैदल ही वापस लौट कर आ जाता था जो है। और घर कैसे चलता था उस समय? हमारा घर में फसल है, यहाँ से ये खेती बाड़ी तो चला था हमारा घर। हमारा परिवार अच्छा है, मेरे जेठ देवर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने चलाया मेरा काम। और डेडिकेशन, समर्पण की ये दास्तां जो हमारे दर्शक, ख़ास तौर से जो युवा दर्शक है 18 साल 20 साल का, उसको समझ लेना चाहिए कि सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना वो क्या होता है। यानी कि 5, 7, 10 साल तक सैलरी ना लेना, वेतन ना लेना, उसके बावजूद भी पूरे समर्पित भाव से वहाँ पर काम करना, जॉब करना, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है और एक सेंटिमेंट को जन्म देती है। जी जैसे जैसे माहौल बना, जब आप वहाँ उरूज पे थे, एक माहौल अच्छा बना, तो उस समय के हालात और वो जो विरोधी थे, आपके प्रतिद्वंदी थे, फिर उनका नज़रिया कैसे बदला? उनका नज़रिया तो वो जब मेरे सामने आते थे तो आओ जी साहब, आओ जी, बैठो जी, गुरु जी, फलाना ढिकड़ा, लेकिन पीछे वो काट करते थे जो है। इस तरह के लोग थे वो जो है। अच्छा, वहाँ का माहौल जो गुलशन हुआ, मतलब वो जो वीराना था, वीराना फिर गुलशन में तब्दील हुआ, तो आपका एक माहौल बना, फिर आप प्रिंसिपल बने, फिर स्टेटस बना, रुतबा बना, पोजीशन बनी, फिर कितने लोग आपके इर्द गिर्द घूमे, कालीन की तरह बिछ गए। तो वो उस समय आप पुरानी यादों को सोच के क्या महसूस करते थे? जो लोग उन्नति को देख करके खुश नहीं थे तो, और जो मेरा नुकसान चाहते थे या मुझ पर कोई तंज कसते थे,
तो इन बातों से मेरा बहुत उत्साह बढ़ता था और मैं उस काम को करने के लिए मेरे अंदर और ज़्यादा। अल्लामा इकबाल साहब की 2 लाइन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी कि तुन दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वास्तव में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जिन्होंने अल्लामा इकबाल साहब की इन 2 पंक्तियों को बिल्कुल कारगर साबित कर दिया। जी जारी रखिए अपनी बात। मतलब जैसे आप प्रिंसिपल बने, हालात अच्छे बने, माहौल अच्छा बना, तो उस समय थोड़ा सा वो बताइए कि पुरानी चीज़ों को अपनी मेन चेयर पे कभी बैठ के सोचते होंगे, महसूस करते होंगे कि वो भी एक ज़माना था जब मैं थैला लेकर यहाँ पर आया, पेड़ पे किसी ऋषि मुनि की तरह पेड़ पर टंगा दिया। आज की जनरेशन इस बात पर विश्वास करने में शायद बहुत मुश्किल करे इस बात के लिए, लेकिन जब आप प्रिंसिपलशिप से रिटायर्ड हुए, आज मजबूत हैं आप, आज आपकी पेंशन है, हर चीज़ है, जो आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, तो उनको किस तरह की नसीहत करते हैं? नसीहत करता हूँ उनके माता पिता ही उनको कहते हैं कि बाबा ने जो है देखो कितना काम करा और हमारा मकान ही बना के दे दिया, चाहे लोन लिया चाहे कुछ करा जो है। हाँ, ये मैं नहीं बनाया रिटायर होने के बाद। अच्छा, वैसे तो हम आपसे काफ़ी छोटे हैं, हमारा हक नहीं बनता, चूँकि हम चाहते हैं कि नई जनरेशन को मालूम हो जो जीवन साथी है ज़िंदगी में, आप जिस अनुभव से गुजरे हैं, जीवन साथी की क्या महत्वता है आदमी की ज़िंदगी में, ये बताइए। जीवन साथी के बिना तो आदमी जो है अधूरा है। ये तो एक गाड़ी के जो है 2 पहिए हैं, एक भी अगर चला जाए तो खराब है, लेकिन हमारे जीवन साथी ने हमारा पूरा सहयोग किया है। और खान पान में भी, चाहे किसी भी समय, चाहे 10 मेहमान आ जाओ, चाहे 20 आ जाओ, चाहे 1 आ जाओ, 2 आ जाओ, कभी ये नहीं कहा कि मैं खाना नहीं बना सकती या मुझे मेरे सिर में दर्द है या कुछ है, बराबर हमेशा। पुराने ज़माने के जीवन साथी और ये मॉडर्न जीवन साथी, दोनों में क्या फ़र्क लगता है? फ़र्क है क्या नाम, ज़्यादा पढ़ी लिखी आती हैं लड़कियां और वो केवल अपने तक ही सीमित रहती हैं और अपने परिवार तक ही, लेकिन जो पहली औरतें हैं वो अपने परिवार को, दूसरे को भी, भाई भतीजों को भी, अपने जेठ को भी, सारा को, सबको अपना परिवार समझती रही। जैसे आपने 5-7 साल पैसा नहीं दिया, आज के ज़माने में अगर 10 दिन भी पैसा ना दिया जाए तो जो पत्नियां हैं वो मतलब टॉर्चर करने लगती हैं अपने पति को, लेकिन उस समय क्या आपको टॉर्चर नहीं किया गया? नहीं, मुझे टॉर्चर नहीं किया गया और पत्नी कहीं घर पर रहती थी, मैं वहाँ पर अकेला रहता था। और मेरे परिवार के जो भाई थे, मेरे 2 भाई थे, वो मेरे लिए अनाज वहीं तक देते। हाँ, मेरे परिवार बहुत ही अच्छा है। मेरा सब जेठ देवर इतने अच्छे हैं, अब किसी के भी नहीं, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे बच्चे पाले, मेरे जेठ देवरों ने ही। आज जो आपकी पुत्र वधू हैं, आपके बेटे हैं, तो ऐसा क्या महसूस होता है 70-80 के दशक को देखते हुए कि उनमें वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, और क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश तो जो हमारी श्रीमती जी है उनको ये संदेश देती है, ये तो हमेशा जो है ऐसे जो घर में आवे उसको उसका आदर करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए जो है। आज की जो भारतीय संस्कृति है, 80 के दशक की भारतीय संस्कृति है, क्या फ़र्क नज़र आता है? कहाँ उठाओ और कहाँ उसका एक डाउनफॉल होते नज़र आता है? भारतीय संस्कृति में तो डाउनफॉल जो है, इस समय मेरी उम्र जो है 77-78 वर्ष की है। जो मैंने वो ज़माना देखा था और आज के ज़माने में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय लोग बड़े, एक लाइन में बताइए सर, एक लाइन में जो लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। लोग उस समय बड़े सीधे साधे होते थे और ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते थे। हैं? हाँ, शर्म और हया भेद होती थी। और अगर कोई चिट्ठी भी आती थी तो गांव में पढ़ा लिखा उस समय ज़माने में नहीं मिलता था, और जो डाक लेकर आता था चिट्ठी उसी से ही पढ़वा करते थे जो है। तो क्या इसका मतलब ये निकल के आया कि एजुकेशन ने, शिक्षा ने लोगों को चालाक बनाया है, खुदगर्ज बनाया है, मतलब प्रस्त बनाया है, स्वार्थी बनाया? क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं इस बात से, दोनों बातें हैं। 2 तरह के लोग हैं, जो खुदगर्ज भी हैं
और चालाक भी हैं और दूसरों की सहायता करने वाले भी हैं। शिक्षा का योगदान उसमें स्वार्थी बनाना है या कहीं ना कहीं हेल्पफुल बनाना हुआ है? नहीं, तो हेल्पफुल है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो तो हेल्पफुल ही है जो है। और राजपूत समाज में आज हम लगातार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर निकल के बात आती है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर, उसके मयार को लेकर राजपूत समाज कितना जागरूक रहा है। और ये पचगवी है जिसको सहारनपुर ज़िले का ये पचगवी अम्बेटा चांद के नाम से, जहाँ जनता इंटर कॉलेज भी है। जनता इंटर कॉलेज जो 1949 यानी 50 के आसपास का है, जिसने यहाँ पर शिक्षा की अलग जगाई। और आज भी यहाँ के बड़े बुज़ुर्गों में, रिटायर्ड टीचर्स में, प्रिंसिपल में, सभी में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके उनमें एक पर्टिकुलर, एक सॉलिड नज़रिया है। और एजुकेशन को कहीं ना कहीं आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली ये पचगवी अपनी एजुकेशन को फोकस कर रही है। हमारी इसी तरह की रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की राय क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। बने रहिए हमारे साथ।